Good morning. स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. ओके। पिछले कल आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है? तो उसको डिस्कस करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोलस्कन्स ब्लड कंटेन्स, तो मोलस्कन्स के ब्लड में Excuse me, ma'am. Yeah, screen is not visible. Actually, only the name that is written as Abhi is presenting. ओके वेट। Now it is अभी भी visible. ओके। So first question is molluscan blood contains, Hemocyanin. ठीक है? तो उनके पास क्या होता है? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है? हीमोसाइनिन बोला जाता है, ठीक है? अब आपको पता है हीमोजोइन कहाँ पे रिलीज होते हैं? इन केस ऑफ Zoe. मलेरिया, ठीक है? आरबीसीज जब ब्रस्ट होते हैं तो क्या करते हैं? वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हीमोजोइन बोला जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर्ड पिगमेंट है, Pigment. ठीक है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ अकाइनोडर्मेटा, Ascaris. ठीक है? तो आपके पास एस्कैरिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एस्कैरिस इज नॉट द मेंबर ऑफ अकाइनोडर्मेटा, ठीक है? रिमेनिंग स्टारफिश, सी लिली, अफ्यूथेरिक्स, ऑल द मेंबर्स आर अकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेक्वाइड स्केल्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास, It ठीक है? is तो chondriocytes. राइट, कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है? तो जो Chondriocytes. आपके पास प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रिक्थिस में, और ऑस्टिकथिस में कौन से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? उनमें प्रेजेंट होते हैं टिनोइड और साइक्लॉइड स्केल, ठीक है? तो इनमें प्रेजेंट होते हैं कौन से? साइक्लॉइड, ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जॉलेस वर्टिब्रेट इज, ठीक है? तो जॉलेस Termozyte. है, D. हाँ, It's Petromyzon. हाँ, पेट्रोमाइजोन, जिसको लैम्प्रे बोला जाता था, ठीक है? कॉमनली इसको क्या बोला जाता है? लैम्प्रे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन इज, तो मैंने आपको 3 फाइलम बताए थे, कौन कौन से? Porifera. नहीं, नहीं, Porifera फर्स्ट नहीं. है आपके पास फाइलम टिनोफोरा, अकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये 3 फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं। इनकी सारी स्पीसीज सिर्फ सी वाटर में ही, मैराइन वाटर में ही प्रेजेंट होंगी, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन जाता है? अकाइनोडर्मेटा। Porifera थोड़ा फ्रेश वाटर में भी होता है ना मैम? हाँ, इसमें क्या होगा, मतलब कुछ स्पीसीज ऐसे, मैक्सिमम इसके मैरीन वाटर में होते हैं, बट सम स्पीसीज आर आल्सो प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। तो एक्सक्लूसिवली मैराइन जिसकी कोई स्पीसीज फ्रेश वाटर में नहीं है, तो आपके पास 3 ही फाइलम है, वो टिनोफोरा, अकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये तीनों एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ओके. उसके बाद है बोनी फिशेस आर, ठीक है? अब हमने हैबिटेट में जब पढ़ा था तो बोनी फिशेस कहाँ पे पड़ी थी, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट वाटर होते में. हैं? वाटर में होते हैं, मतलब इसमें तो अमोनिया टैलिक होंगे, ये अमोनिया रिलीज करेंगे. ठीक है? तो जनरली ये कैसे होती हैं? जनरली होती हैं अमोनोटेलिक। बट आपके पास बोनी फिशेस कैसे होती हैं? वो फ्रेश वाटर में भी होती हैं और मैरीन वाटर में भी होती हैं, ठीक है? अब जैसे वहीं पे मैं अगर बात करूं कॉन्ड्रिक्थिस की, ठीक है? तो कॉन्ड्रिक्थिस क्या होती हैं आपके पास? जॉल जॉल कॉन्ड्रिक्थिस होती हैं. जिनका जो और ये एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेज से बना होगा, करना होगा ठीक है? जिसमें प्लेकोइड जैसे स्केल. शार्क, हाँ, जो शार्क वगैरह होंगे वो किस में आएंगे? कॉन्ड्रिक्थिस में। और जो कॉन्ड्रिक्थिस होती हैं वो होती है मैक्सिमम मेराइन,
ठीक है, तो वहां पे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट रहेगा वो रहेगा यूरिया। ठीक है, और अमोनियोटैलिक में अब यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं आपके पास। तो अमोनोटैलिक में कुछ बोनिफेसेस आपके पास कैसे होती हैं, अमोनोटैलिक होती हैं और कुछ होती हैं यूरियोटैलिक। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन होंगे। अगर यहाँ पे इन जनरल पूछा जाए, ठीक है, तो इन जनरली बोनिफिशियस क्या सी होती हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, अमोनोटैलिक। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? नो मैम, इट्स कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा बता दो दोबारा से। अब मैं सिंपल, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, मैंने आपको एक चीज बोली है कि जो आपके पास बोनी फिशेस हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहती हैं कुछ, ठीक है, और कुछ मैरीन वाटर में रहेंगी। एक मिनट वेट करो। ठीक है, तो कुछ फ्रेश वाटर होती हैं, कुछ कैसी होती हैं, मैरीन होती हैं। ठीक है, अब देखो मैं ये बोल रही हूँ, अब यहाँ पे अगर फ्रेश वाटर है तो बेसिकली वो क्या करेंगी, मैक्सिमम एक्वेटिक हैं तो कैसे होंगी, वो अमोनोटैलिक होंगी। बट कुछ कैसी होती हैं, कुछ यूरियोटैलिक भी होती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं, ये हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, जो आपके पास कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं वो कैसे होती हैं, वो होती हैं आपके पास यूरियोटैलिक। ठीक है, मतलब उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपसे इन जनरल पूछा जाए, ठीक है, बोनी फिशेस आर इन जनरल, तो इन जनरल कैसी होती हैं, वो मैक्सिमम उनमें से कैसी होती हैं, अमोनोटैलिक होती हैं। ठीक है, बट कुछ उनमें से क्या होती हैं, यूरियोटैलिक भी होती हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे है बी और सी, तो यूरिकोटैलिक वो नहीं होती है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन ना देके यहाँ पे ए और बी होता तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, ए और बी। बी। ओके। समझ आई मेरी बात? अब यहाँ यस पे मैम। सिंपल है, इस यहाँ पे तो सिंपल सा था, तो यहाँ पे हम सिंपली टिक लगा सकते हैं, क्या है, मोनोटैलिक है। ठीक है, बट मैं वो सिनेरियो बताया कि आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पॉइजनस फैंग ऑफ अ स्नेक। दीज आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। राइट, ठीक है, दीज आर मैक्सिलरी टीथ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। C55H72O5N4Mg। O6N4 Mg। O6। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल। इट्स तो आपके PGA4 पास, प्रोग्लिसरिक एसिड। हाँ, इट्स अ पीजीए, और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन कंपाउंड है। विच इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। इट्स तो मैंने आपको रुबिस्को बताया था। एंजाइम। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्कस करा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिगमेंट सिस्टम 1 इज, तो पिगमेंट सिस्टम 1 कितनी वेवलेंथ को आंसर, P700। तो आंसर हो जाएगा P700। 700। NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू। अब देखो NADPH कौन से सिस्टम से एसोसिएटेड है, ये है मैम NADPH जो होता है वो फोटो सिस्टम 2 से। नहीं, फोटो सिस्टम। NADPH, देखो NADPH कहाँ पे बना आपके पास, मैंने आपको ऐसे बताया था ना, मेम्ब्रेन। यस मैम, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। हाँ, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम पहले कौन सा आता है, फोटो सिस्टम 2 आता टू। है ना, हाँ वही। फिर आता है फोटो सिस्टम 1। 1। तो इसके साथ फोटो सिस्टम, अब इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, इधर जाते थे ना, जेड स्कीम बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे वो NADP को किस में कन्वर्टर कर देता था, NADPH में। तो यहाँ पे रिडक्टेज एंजाइम होता, तो किससे एसोसिएटेड है वो, फोटो सिस्टम 2 से, टू सॉरी से। 1 से। हाँ। यहाँ पे ओके मतलब। क्लोरोफिल ए का पूछा है ना पीछे जो करवाया, आई थिंक 6 तो बी में होगा। मैम मेन तो वो वो 1-2 से चल रहा है ना, जनरेट तो उसी में ही होएगा। नहीं, वो देखो यहाँ पे चल, सिंपली ये पूछ रहे हैं कि जो आपके पास फोटो सिस्टम है, अभी जनरेट किसके थ्रू हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ओके। मान लो मेरे पास फोटो सिस्टम, देखो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो इसमें है, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 से एसोसिएट करता है ये, ठीक है, यहीं पे जनरेट कर रहा है ये।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं ले रहा है, ये ठीक है, ठीक इलेक्ट्रॉन ये जो आपके पास H पॉजिटिव लेगा वो स्ट्रोमा से लेगा, इससे नहीं लेगा। ओके मैम, ठीक है, नाउ इट्स वो तो क्लियर। हाँ, आपके पास फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ले रहा है PS1 से, ठीक है, बट ये H पॉजिटिव ले रहा है स्ट्रोमा से, तो ये इसका वहां पे कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो इसके हम अकॉर्डिंग समझ इसका रहे थे आंसर ये मैम है। कि मतलब मेन अगर PS1 और PS2 एसोसिएटेड है तो हमने उसके हम्म, अकॉर्डिंग कर सके। ओके, ठीक, ठीक है, क्लियर हो गया मैम। आई होप, ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और वहीं पे अगर आपके पास क्या पूछा जाए, आपके पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर पूछा जाए तो वो सिर्फ किससे एसोसिएटेड है? अब देखो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, फोटो कहाँ से जा सिस्टम रहे हैं, 2। 2 से जा रहे हैं ना, यस ठीक है। मैम। अब देखो वहां पे हमने फोटो सिस्टम 1 को क्यों, हाँ 1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया, जबकि इलेक्ट्रॉन वहीं से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से, और कहाँ पे जा रहे हैं, 1 के पास तो जा ही रहा है वही इलेक्ट्रॉन, यस मैम। ठीक है। बट मेनली हम बात करते हैं तो मेनली हम किसकी बात करते हैं, जिससे वो एसोसिएशन होगा या जिससे वो जनरेशन होगी, ठीक है। तो वहां पे आपके पास, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मे बी मैंने ये नहीं बताया था आपके पास, तो आपके पास जो मैंगनीज। मैग्नीज, हाँ ये आपको क्लियर है, जो आपके पास मैग्नीज है वो किस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 and oxygen balance in atmosphere is due to, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो आपके पास ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, वो फोटोसिंथेसिस मेंटेन कर रही है। उसके बाद प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन आपके डाइऑक्साइड पास, बना रहे हैं और हाँ ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। हाँ, जो प्लांट्स हैं वो CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बैलेंस बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू ग्लाइकोलेट ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब देखो जब भी आपके पास फोटो रेस्पिरेशन की बात आती है तो वहां पे आपके पास 3 सेल ऑर्गेनेलीज बताई थी मैंने, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, ठीक है। बट इन जनरल भी आपके पास क्या होती है, 2 सेल, पेरोक्सिसोम सिर्फ किससे रिलेटेड है, फोटो रेस्पिरेशन से, ठीक है। बाकी पेरोक्सिसोम कहीं पे भी आपके पास रेस्पिरेशन नहीं करती है, ये सिर्फ क्या करती है, फोटो रेस्पिरेशन में ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरोक्सिसोम। ये मैम 5th का क्या बताया आपने? बी पर ऑक्सीजोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो है, डिक्रीज फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, हमने फोटो रेस्पिरेशन की बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक रेट विद इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इट्स ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नो, बर्बर्ग इफेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये, याद है आपको, मैम Yes, Miss बी Ru. ऑप्शन। ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जब आपके पास जैसे फोटो रेस्पिरेशन की जब स्टडी कर रहे थे तो वार्बर इफेक्ट बोला जाता है इसको, इन्होंने वार्बर ने क्या फाइंड आउट किया था, इन्होंने फाइंड आउट किया था कि जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस इनिबिट हो जा रही थी, मतलब बेसिकली इनिबिट मतलब रुक जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन को मॉडिफाइड किया है कि अगर डिक्रीज फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वार्बर्स इफेक्ट को, ओके मैम। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास, एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन आर प्रेजेंट इन। अब देखो साइटोप्लाज्म। इसको आप कैसे कर सकते हो, It's a stroma of the chloroplast. What in हम्म, cyto? ठीक है। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, Yes, ठीक है, yes, माइटोकॉन्ड्रिया भी yes. वही है, न्यूक्लियस भी, सारी चीजें हैं वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बेसिकली डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है, ठीक Stroma. है। उसके एंजाइम भी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्ट्रोमा में, Stroma. स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो हाँ. जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS2 इज, ठीक है। तो PS2 आपके Phytoquinone. पास
तो क्या हो जाएगा वो, देखो यहाँ पे थियोफाइटिन के ऑप्शन नहीं है, सीधा प्लास्टोक्विनोन है। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि सबसे पहले क्या आ रहा है, अब यहाँ पे थियोफाइटिन होता पहले, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, यहाँ पे आपके पास थियोफाइटिन के ऑप्शन होते तो हम किसको करेक्ट करते वहां पे, थियोफाइटिन। ठीक है, अब यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, थियोफाइटिन के बाद क्या आता है, प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद आता है साइटोक्रोम B6, उसके बाद आता है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग उसके बाद कौन सा आंसर हो जाता है हमारे पास, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेप इज, तो आपके पास फोटोसिंथेसिस of water. ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा आपके पास, Photolysis of फर्स्ट water. स्टेप, हाँ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर इन PS1 इज, तो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है PS1 में, Ferredoxin. नहीं, अब देखो इंटरमीडिएट कौन सा हो गया, इंटरमीडिएट वो हो गया जैसे मेरे पास PS2 है, PS2 का इलेक्ट्रॉन वो किसमें दे रहा है, PS2 का इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला है, ये किसमें दे रहा है, PS1 में दे रहा है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कौन हो गया, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, Plastocyanin. प्लास्टोसाइन। Ferredoxin is the first acceptor in the PS1 है ना? हाँ, तो यहाँ पे जब आपके पास क्या हो गया, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए का जब आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, PS1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आपके पास फेरिडॉक्सिन, Okay. एंड फेरिडॉक्सिन इज रिलेटेड टू ओनली PS1। ठीक है, फेरिडॉक्सिन हमने PS2 में नहीं पढ़ा, और प्लास्टोक्विनोन क्या है आपके पास, वो आता है आपके पास PS2 में, अगर वहां पे थियोफाइटिन के ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और क्विनोन तो हमने स्पेसिफिकली कोई पढ़ा नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जितना हमने किया वो आपके माइंड में क्लियर होगा। Yes, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, आज हम बेसिकली आपके पास बात करेंगे C4 साइकिल की। ठीक है, या फिर जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे तो आज हम बात करेंगे C4 साइकिल की। ठीक है, अब जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनके बेसिस पे, उनके नाम के ऊपर उनका नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, अब देखो आपको जब मैं बात कर रही हूँ C3 साइकिल की, ठीक है, तो C3 साइकिल में क्या हो रहा है आपके पास, बेसिकली जो आपके पास C3 साइकिल है, नॉर्मली उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है आपके पास जो ATP है उसका यूज कर रहे हैं, मतलब जो लाइट रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट थे ATP और NADPH, ठीक है, उनका हम यूज कर रहे हैं कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, जो C3 साइकिल बोला जिसको हमने, और क्या बोला, कैल्विन साइकिल बोला। ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम ATP और NADPH का यूज कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं आपके पास, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो C3 प्लांट्स हैं उनमें कौन सा प्रेजेंट होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन सा होता है C3 में, सॉरी, प्राइमरी ऑक्सीजन CO2 एक्सेप्टर। C3 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ठीक है, CO2 एक्सेप्टर सिंपल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को सबसे पहले, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन फिक्स कर रहा है, तो वो है आपके पास RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप क्या था, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे जब आपके पास जो RUBP है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये क्या था, 5 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। अब इसने क्या करवाया, एक ऑक्सीजन को, सॉरी, एक CO2 को एक्सेप्ट किया और कितना बन गया, 6 कार्बन, और ब्रेक हो गया ये किसमें, 3 PGA में, ठीक है, जो कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस में हो रही है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रही है किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रुबिस्को की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है उसमें हमने क्या बात करी थी कि जो आपके पास रुबिस्को है वो ऐसा एंजाइम है कि अगर यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब इसकी फुल फॉर्म है आपके पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। मतलब अगर CO2 ज्यादा है तो CO2 को बाइंड कर जाएगा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब जब आपके पास RUBP किसके साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या बनाता है आपके पास, वो बनाता है PGA, ठीक है। आई होप अब आपको PGA की फुल फॉर्म पता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। प्लस वो, ठीक है, प्लस वो क्या बना देता है, वो बना देता है आपके पास फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, ठीक है। और यहाँ पे चल पड़ती है फोटो रेस्पिरेशन, जो कि हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। अब ये फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे होगी, पेरोक्सिसोम में होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या थी, वेस्टफुल प्रोसेस थी। इसमें क्या हो रहा था, हमारा ATP भी यूज हो जा रहा था, ग्लूकोज भी नहीं बन रहा था, और CO2 भी यूज हो जा रहा था, ठीक है। अब ये सिचुएशन कब आई, जब आपके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कब इंक्रीज हुई, जब जो हमारा प्लांट था, हाँ जी, कुछ बोल रहे हो, देखो, जब हमारा प्लांट था उसमें क्या था, अब जब ड्राई कंडीशन हो गई, मतलब बहुत ज्यादा सनलाइट आ रही है, ठीक है, जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा सनलाइट है, तो उस केस में क्या हो गया, जो स्टोमेटा ओपन थे, अब ये स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज हो गए, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब जब ये स्टोमेटा क्लोज हो गए तो यहाँ से क्या था, स्टोमेटा के 2 फंक्शन है, एक तो ट्रांसपायरेशन और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ना तो CO2 अंदर आ पा रही है, ना तो जो ऑक्सीजन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो बाहर जा पा रही है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है और CO2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो उस केस में कौन सा साइकिल चलेगा, उस केस में कौन सा साइकिल चलेगा आपके पास, उस केस में चलेगा फोटो रेस्पिरेशन, समझ गए। अब देखो यहाँ पे, अब नॉर्मली जब जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर है, जितना नॉर्मल सनलाइट है, जितना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, और कौन सा साइकिल चल रहा है, हमारा C3 साइकिल चल रहा है, ठीक है। बट अगर ज्यादा ही धूप हो जाती है, ठीक है, बहुत सनलाइट हो रही है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाए, अब देखो, ज्यादा धूप हो जाती है तो प्लांट में विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, ठीक है। तो प्लांट खुद को फिजिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। अगर वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, अब ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रही है तो प्लांट में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी और CO2 कम हो जाएगी, तो उस केस में वो कौन सा साइकिल चलाएगा, वो चलाएगा फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन थी वो वेस्टफुल प्रोसेस थी, जिसमें हमारा ATP भी यूज हो जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो जा रही थी, और हमें ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो वेस्ट हो रहा था। तो अब देखो, अब जो प्लांट्स थे, ठीक है, उनमें से कुछ प्लांट्स ने क्या किया, जो कुछ प्लांट्स थे उन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बना के बताती हूँ, ये मेरे पास मान लो एपिडर्मिस है, ठीक है। अब आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास लीफ है, इसको मैंने कट किया, तो मैंने इसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो मेरे को ऐसे दिखेगा, ये इसके सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एपिडर्मिस, ठीक है,
ये मेरे पास अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, और ये कौन सी है, ये है मेरे पास लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला है, आपके पास जो लीफ है, लीफ के पास प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल्स। तो मान लो ये इसकी मेसोफिल सेल्स है, किसी और कलर में डालती हूँ, ठीक है, मान लो ये इसकी ऐसे मेसोफिल सेल्स है। ठीक है, और मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये मेसोफिल सेल्स है और यहाँ पे भी नीचे को भी मेसोफिल सेल्स है। ठीक है, और इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, देखो यहाँ पे मैं इसे सर्कल में बना दिया, इनके सेंटर में प्रेजेंट होगा वैस्कुलर बंडल। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो इनके जो सेंटर है यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लो इसको मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पे प्रेजेंट है वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और वैस्कुलर टिश्यू में आपके पास क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब देखो इनकी जो सेल्स हैं उन्होंने क्या किया, ये मान लो मेरे पास अंदर वेस्कुलर टिश्यू है, अब जो वेस्कुलर टिश्यू है उसके बाहर इनकी जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स वो ऐसे मॉडिफाइड होगी और थिक वॉल्ड होगी ऐसे। ठीक है, तो इनका जो वेस्कुलर टिश्यू है उसके जो बाहर की सेल्स हैं वो ऐसे मॉडिफाइड होगी और उनमें ऐसी थिकनेस हो गई ऐसे। ठीक है, इनको बोला जाता है बंडल शीट सेल। ठीक है, तो ये मैंने बना दी, ये क्या है, इनको बोला गया बंडल शीट सेल। ठीक है, तो मतलब अंदर क्या है, अंदर वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर, ये मैंने येलो से कर दिया। ठीक है, ये क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम में अंदर येलो वेस्कुलर टिश्यू। इसके बाहर की जो सेल्स हैं इनको क्या बोला हमने, जो थिक वॉल्ड हो गई हैं इनको हमने बोल दिया बंडल सेल्स। ठीक है, अब जो बंडल सेल्स हैं उनके बाहर क्या प्रेजेंट है, ऐसे इनके बाहर प्रेजेंट है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मान लो, ऐसे बना दी मैंने। ठीक है, ये प्रेजेंट है इनके बाहर ऐसे मेसोफिल सेल्स सब साइड को। इतना क्लियर है, इनके बाहर क्या है मेरे पास, ये जो मैंने ये बनाई ये कैसे हैं, ये है मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। ठीक है, अब देखो जो आपके पास बंडल शीट सेल्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये जो बंडल शीट सेल्स हैं ये कैसे हैं, थिक वॉल्ड है। अब ये क्या करेंगे आपके पास, बेसिकली ये ऑक्सीजन को अपने अंदर एंटर ही नहीं होने देंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी, ठीक है, अगर जिन सेल्स में ऑक्सीजन ही एंटर नहीं हो पा रही है, क्या उनमें फोटो रेस्पिरेशन हो पाएगी, फोटो रेस्पिरेशन कब हो रही है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक नहीं है, होगी मैम। और ऐसी सेल्स जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन ही एंटर नहीं कर पा रही है, तो उनमें आपके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। ठीक है, तो जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एडेप्टेड होंगे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, मतलब जो हार्श कंडीशन होंगी उनमें भी क्या कर सकते हैं, वो सर्वाइव, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। समझ आई बात, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे भी अगर वहां पे ज्यादा धूप है तो उस कंडीशन में भी वो फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो जो आपके पास C4 साइकिल है, अगर मैं बात करूं कि C4 साइकिल है वो कहाँ पे चलता है, ठीक है, तो बेसिकली ये C4 साइकिल की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे बात करती हूँ, इट अकर्स बिटवीन, किसके बीच में चलेगा ये, बिटवीन मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स एंड कौन सी सेल पढ़ी हमने, बंडल शीट सेल। ठीक है, तो ये जो साइकिल है वो ऐसे चलेगा। ठीक है,
यहाँ पे चलेगा ऐसे, बंडल सी शेल में भी चलेगा और मेसोफिल सेल्स में भी चलेगा, ऐसे चलेगा साइकिल। ठीक है, इन दोनों सेल्स में चलेगा साइकिल। क्लियर है? तो C4 साइकिल की आई होप आपको इतना सा पता लग गया कि कहाँ पे लोकेशन किस में होगी, कहाँ पे चलेगा ये, बंडल शीट में चलेगा और मेसोफिल में चलेगा। दूसरा, जो अब देखो ये जो आपको अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है वो किसकी तरह लगती है, ये लगती है वृत्त की तरह। ठीक है, वृत्त की तरह। ठीक है, और ये आपकी तरह किसकी, बेसिकली आपने वर्ड सुना होगा क्रेंच। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको जर्नली बोला जाता है क्रेंच एनाटॉमी। ठीक है, क्रेंच का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे कोई किसी की डेथ होती है, ठीक है, आपने सीरियल्स में टीवी वगैरह में देखा होगा, डेथ होती है तो उसको बहुत बड़ी ऐसे फूलों की माला पहनाई जाती है, उसको बोला जाता है इंग्लिश में क्रेंच। ठीक है, तो वहां से वर्ड लिया गया है ये कि बेसिकली इसकी जो अरेंजमेंट है वो वैसी लगती है। ठीक है, और इसको बेसिकली ये जो आपके पास क्रेंच वर्ड है वो जर्मन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हेलो और व्रेथ। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इस एनाटॉमी को बोला जाता है क्रेंच एनाटॉमी। मेरी बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने आपने देखा होगा सी टेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, सॉरी टेट में। ठीक है, तो सिंपल, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो C4 है, ठीक है, C4 प्लांट्स कौन से, अगर मैं बात करूं हैबिटेट में, तो किस कौन से हैबिटेट में एडेप्टेड होंगे, एडेप्टेड टू ड्राई और हाई टेम्परेचर। ठीक है, या सिंपल क्या लिख दूं मैं, हाई टेम्परेचर रीजन्स। ठीक है, वहां पे वो अडेप्ट कर जाएंगे, सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो C4 प्लांट्स हैं वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं क्रेंच एनाटॉमी। ठीक है, जिसमें क्रेंच जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मन से लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हेलो और वृत्त। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वृत्त एनाटॉमी भी बोला जाता है, क्रेंच एनाटॉमी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है, क्रेंच एनाटॉमी और वृत्त एक ही टर्म है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो जो आपके पास बेसिकली जो C4 प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनमें जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है डाइमॉर्फिक। ठीक है, तो आपने कुछ चीजें याद रखनी है, C4 प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो होगा डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक, ठीक है, डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होगा, सिंपल मतलब है टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि कहाँ कहाँ पे होगा, एक मेसोफिल सेल्स की बात करेंगे हम और एक किसकी करेंगे, बंडल शीट सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों में जो यहाँ पे जो स्टोमेटा हो, सॉरी यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें थोड़ी थोड़ी डिस्टिंक्शन होगी, इसलिए जो आपके पास C4 प्लांट्स होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, वो होता है डाइमॉर्फिक। एक आपने ये चीज याद रखनी है। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं आपके पास, यहाँ पे एग्जांपल लिखवा देती हूँ मैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट्स। जैसे आपके पास क्या हो गया, मेज, शुगर केन, सोरगम, एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो जब हम साइकिल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अब बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे, अब मैं क्या बनाऊंगी, ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मैंने सिंपल आपको ये वाला दिखाया, अब इन दोनों को मैं यहाँ पे बनाऊंगी। ठीक है, देखो मेरे पास क्या होंगी, अब मैं दो सेल्स लूंगी, मान लो ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास है मेसोफिल सेल। ठीक है, अब जिसका जो जैसे जिसकी जो थिक वॉल होगी,
ठीक है, क्योंकि बाहर कौन सी होती है, बाहर वाली साइड, यहाँ पे देखो बाहर वाली साइड कौन सी सेल है, ये मेसोफिल सेल है, ये बाहर वाली साइड, ठीक है, और अंदर कौन सी होगी, ये होगी आपके पास बंडल शीट, ठीक है। तो यहीं पे बना रही हूँ मैं, यहाँ पे ये थिक वॉल है, ठीक। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, ये है मेरे पास मेसोफिल शेल और ये है मेरे पास बंडल शीट, ठीक है। अब देखो सिंपल है आपके पास, ठीक है, जब भी स्टोमेटा ओपन हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो एक्सेप्टर है, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे रहेगा पीईपी, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। तो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन रहेगा, ये है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर रहेगा यहाँ पे पीईपी, ठीक है। पीईपी स्टैंड फॉर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। अब ये जो आपके पास पीईपी है वो कितने कार्बन का है, ये आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्केस, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा कौन सा होगा, पेप्केस, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, इसको मैंने क्या बोला, पेप्केस बोला, इसकी फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। कार्बोक्सिलेज है तो किसकी फिक्सेशन करेगा, CO2 की, कार्बोक्सिलेज। अब यहाँ पे, अब देखो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो CO2 आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब ये ज्वाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ये H2CO3, ठीक है। फिर इसमें से क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ मैं, देखो यहाँ पे CO2 है प्लस वाटर, ठीक है। जब ये ज्वाइन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, H2CO3, ठीक है। अब यहाँ से HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, ये इसमें ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCO3 नेगेटिव है इसकी फॉर्म में वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो CO2 एंटर कर रही है वो कर रही है कंपाउंड की फॉर्म में, समझ आई इतनी सी बात, इतनी बात क्लियर है आपको या कोई Yes, ma'am. डाउट है, Clear. ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतनी सी बात रखनी है, याद रखने की, जहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि जो C4 प्लांट्स हैं उनमें प्राइमरी CO2 फिक्सेशन कौन करवाता है, ठीक है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है, तो वो है आपके पास पीईपी, जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक CO2 और लगे तो कितने कार्बन हो गए, अब 4 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। Oxaloacetic acid is the first stable compound, ma'am. राइट, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन, कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड, जिसको हमने क्या बोला, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो क्या है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो आपको देखो 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकते हैं, एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, OA, ठीक है। OA स्टैंड फॉर ऑक्सैलो
एसिडिक एसिड जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 4 कार्बन का है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है C4 साइकिल। क्लियर हुआ क्यों बोला C4 साइकिल? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा मैलेट में, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मैलिक एसिड। Ma स्टैंड फॉर मैलिक एसिड। ठीक है, ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। अब ये जो मैलेट है, ठीक है, अब मैलेट किस फॉर्म में एंटर कर रहा है, अब यहाँ पे हम कंपाउंड की फॉर्म में इसको क्या कर रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं बंडल शीट सेल में। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम इसको सिंपल फॉर्म में क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास मेसोफिल सेल्स हैं, इनके पास क्या है, इनके पास कोई प्रोटेक्टर नहीं है, कोई चीज नहीं है, इसीलिए क्या होगा, टू प्रिवेंट द फोटो रेस्पिरेशन, अब इसको किसकी फॉर्म में करवा रहे हैं, मैलेट की फॉर्म में। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैलेट की फॉर्म में करवा रहे हैं इसको एंटर, तो जो मैलेट है, मैलेट कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, इसकी करवा देंगे हम डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो जब हमने मैलेट की डी कार्बोक्सिलेशन करवाई, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन मतलब इसने क्या किया, CO2 को रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पायरुवेट में। ठीक है, और यहाँ पे जब डी कार्बोक्सिलेशन हो गई तो ये जो आपके पास CO2 है, ठीक है, ये किस में एंटर कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा C3 साइकिल में। मेरी बात समझ आई? तो यहाँ पे चल पड़ेगा C3 साइकिल। क्लियर है? मैं रिपीट करूं फिर से, और ये फिर से रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 कार्बन है और ये भी 3 कार्बन है। मेरी बात समझ आई आपको, या रिपीट करूं मैं? अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास क्या है, CO2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ पे C3 साइकिल चल रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिसीव करेगा, RUBP। ठीक है, और RUBP इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को क्या बना देगा, PGA। PGA। ठीक है, मतलब पूरा C3 साइकिल यहाँ पे चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे C3 साइकिल जैसे चलेगा वैसे ही आपको क्या मिलेगा, जब ग्लू जितने टाइम चलेगा वैसे आपको ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बेसिकली जो आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, अगर यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, अब हमने उस ऑक्सीजन को, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड कर सकती है, ऑक्सीजन सिर्फ बाइंड कर सकती है रुबिस्को के साथ। समझ आई बात? अब हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई, मतलब इन प्लांट्स ने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि ऑक्सीजन को, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज भी हो रही है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो ऑक्सीजन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है मेसोफिल सेल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो रुबिस्को है वही क्या कर सकता है, CO2 के साथ कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है, वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, बट PEP किसके साथ बाइंड कर सकता है, ये सिर्फ आपके पास CO2 के साथ ही बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन रिलीज भी हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कोई। समझ आई मेरी बात? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, यहाँ पे C3 साइकिल, इसके लिए अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपके पास C3 साइकिल चल रहा है और यहाँ पे भी अगर आपके पास ऑक्सीजन रिलीज हो रही, ठीक है मान लो, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास बंडल सेल है उनमें आपके पास फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ना ही बंडल सेल में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर।
अगर यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे हमने देखा वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, हम बेसिकली इसको चेंज कर रहे हैं किसी फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो यहाँ पे नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और सेकंड क्या होता है, जो आपके पास बंडल शीट है उसमें जो ग्रेनम होते हैं, ठीक है, अब आपको पता है इन दोनों में बेसिकली क्या है, ये जो जितनी प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। इतनी बात क्लियर है ना सबको, क्या बात कर रहे हैं हम? ठीक है, Yes, ma'am. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। अब बंडल शीट में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, ग्रैनम होते हैं और स्ट्रोमा होता है, राइट। अब इसके जो ग्रैनम होते हैं वो ए ग्रेनुलर होते हैं, मतलब अटैच नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर और नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, फोटो रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेनम जो थैलाकॉइड होंगे वो स्टैक की प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, ग्रेनम की फॉर्म में नहीं होंगे। यहाँ पे बंडल Thylakoid. शीट में, हाँ, यहाँ पे सिर्फ थैलाकॉइड होंगे। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ए ग्रेनुलर। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके पास बंडल सी शेल्स होते हैं उनमें जो ग्रेनम की अरेंजमेंट होती है तो कैसे होते हैं, वो ए ग्रेनुलर होते हैं, मतलब ग्रेनम की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। अदरवाइज अगर यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाए तो हमारा कोई फायदा है? अब यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है और मान लो स्टोमेटा बंद हो गया, तो उस केस में तो फिर से वही सिचुएशन होगी C3 वाली। समझ आई मेरी बात? Yes, ठीक है, yes, ma'am. तो यहाँ पे एक चीज तो क्या हो रही है, ना तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है, और दूसरे जो आपके पास यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रेनम है, अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनम की फॉर्म ही नहीं है, यहाँ पे ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, थैलाकॉइड है। समझ आई बात? इसका रीजन ये है। क्लियर है? तो सिंपल, हमने आपको इसमें मेन चीज जो याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो CO2 होगा वो किसकी फॉर्म में जाएगा, कंपाउंड की फॉर्म में। ठीक है, ये मैम बट एक आपको रीजन ये भी होता है ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है हाइयर रीजन पे कम रहती है, कुछ ऐसा भी है, या ऑक्सीजन की, ये किस में बोलते हैं इनको, कि व्हाई नहीं, C4 अब plants prefer this type of Kranz anatomy? बिकॉज जो आपके पास C4 प्लांट्स हैं, ठीक है, अब देखो वो हम आगे पढ़ेंगे आपके पास लिमिटिंग फैक्टर्स में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है उनमें बेसिकली हम बात करते हैं, तो वहां पे जो C3 प्लांट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि C4 है वो कितना कर लेते हैं, वो करते हैं आपके पास 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन है। ठीक है, जो आपके पास C3 प्लांट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या करते हैं, बेसिकली उनमें CO2 की सैचुरेशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको ज्यादा CO2 चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास C3 प्लांट्स में ज्यादा CO2 नहीं होगी तो कौन काम करने लग जाएगा, ऑक्सीजन बाइंड करने लग जाएगी। तो C3 प्लांट्स में किसकी ज्यादा जरूरत होती है, CO2 की कंसंट्रेशन हाई चाहिए होती है, किन हाँ, प्लांट्स को, वही C3 वही प्लांट्स को। क्वेश्चन एक आता है कि मतलब कि व्हाई दीज प्लांट्स प्रेफर C4 एनाटॉमी, कि क्योंकि वो लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो है वो अपना हाँ, फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, दैट्स व्हाई दे प्रेफर द C4 Kranz anatomy ना, राइट। they have shifted toward this style. हाँ. सिंपल, इसमें आप देखो C3 में क्या हो रहा है, सिंपल, अगर आपको लॉजिक नहीं समझना है, जितना हमने पढ़ा है उसमें से अगर मैं बताऊं, तो देखो C3 में क्या हो रहा है, आपके पास CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, वहां पे कंपल्सन है, नहीं तो फोटो रेस्पिरेशन चल पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आकर आपके पास CO2 की कंसंट्रेशन कम भी है, ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो वही रीजन है आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो C3 प्लांट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होती है, मोर CO2 चाहिए होती है, लिख देती हूँ मैं। ठीक है, C3 प्लांट्स नीड्स मोर CO2, इनको ज्यादा CO2 चाहिए होती है, जिसकी वैल्यू होती है अराउंड आपके पास 450 म्यू लीटर पर लीटर। ठीक है, और जो C4 प्लांट्स होते हैं
उनको कंपैरिजन में अगर बात करें तो उनका क्या होता है, लोअर सैचुरेशन होता है, ठीक है। तो उनको कंपेयर टू C3 प्लांट क्या चाहिए होती है, लेस CO2 चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास रुबिस्को प्रेजेंट है, जो क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा अगर CO2 कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स हैं वो क्या कर लेंगे, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा, ना ही ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, तो उसमें अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे। स्टोमेटा क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जबकि C4 प्लांट्स हैं वो अडेप्ट कर पाते हैं खुद को, क्योंकि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही है। तो बेसिकली वो क्या करेंगे, उनको जितनी CO2 की कंसंट्रेशन चाहिए वो कंपैरिजन में क्या चाहिए, लेस चाहिए C3 से। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी चाहिए, अराउंड 360 ml, ठीक है, माइक्रोलीटर पर लीटर। अच्छा मैम, ये एक थोड़ा क्वेश्चन होता कि ये जो है C4 साइकिल जो है वो बंडल शीट सेल में चल रहा है, या तो फिर वी कैन से कि इट अकर्स इन द मेसोफिल सेल्स। बंडल सॉरी C4 साइकिल आपके पास दोनों में चलता है, बिटवीन, दिखाया मैंने आपको, बिटवीन मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइकिल दोनों में चलता है। अब इसमें भी आपसे ये पूछा जाए, देखो आपने एक चीज नोटिस करी कि C4 साइकिल में C3 साइकिल भी चल रहा है, राइट। यस मैम। ऐसा नहीं होता है कि C4 साइकिल में, अब C3 साइकिल में C4 साइकिल नहीं चल रहा है, बट C4 साइकिल में C3 साइकिल भी चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि C4 जो आपके पास साइकिल है उसमें जो C3 साइकिल है वो कौन से सेल्स में चलता है, तो वो कौन से सेल्स में चलता है, दैट इज वो बंडल चलता है शीट। बंडल शीट। हाँ वही, वो क्वेश्चन पूछा जाता है मैम। ठीक है। हाँ, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें आपके पास एक ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर आपसे कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको C4 साइकिल नाम ही तब पड़ा, और इसका प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। साथ में Yes, इसके सिंपल आ जाता है कि C4 प्लांट्स में कौन सी एनाटॉमी होती है, तो क्रेंच एनाटॉमी, और दूसरा नाम है उसका ब्रीथ एनाटॉमी। और आपको थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट पूछ लिया जाए तो सिंपल ये पूछ लेंगे कि उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, बेसिकली चेंज होता है। अब आपको समझ आया होगा क्लोरोप्लास्ट में चेंज क्या होता है। मैंने क्या बोला, इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डाइमॉर्फिक होता है। अब डाइमॉर्फिक में समझ आ गया, जो मेसोफिल सेल्स हैं, उसका क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम जो होंगे स्टैक्ड होंगे और हाँ, उसमें एक ग्रैनुलर होंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे ग्रैनम है, स्ट्रोमल लैमेलाई है, ऐसे ग्रैनम चले हुए हैं, ठीक है। पर जबकि मैं क्या बात करूं, बंडल शीथ की, तो बंडल शीथ सेल में क्या हो रही है, ऐसे ग्रैनम यहाँ पे थैलाकोइडी है, मतलब ग्रैनम नहीं बनाया उन्होंने, स्टैक नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, अलग अलग है, ए ग्रैनुलर है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसलिए क्या बोला इसको, डाइमॉर्फिक बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, आता है क्वेश्चन मैम। ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे, और जो सिंपल C3 में आपके पास एक ही टाइप का था तो उसको मोनोमॉर्फिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ही टाइप है इसमें, और इसमें क्या होंगे, दो टाइप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास बेसिकली, नेक्स्ट में बात करती हूँ आपके पास, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली सिंपल इतना सा साइकिल है जिसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक इम्पोर्टेंट है, आपके पास कैम साइकिल, ठीक है। कैम। वारबर्गर इफेक्ट आई होप आपको क्लियर है कि जब आपके पास क्या होता है, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, जब आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो वो फोटोसिंथेसिस के रेट को स्टॉप या डिक्रीज कर देगा बेसिकली, ठीक है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं आपके पास लास्ट जो कैम साइकिल, ठीक है, क्या कैम प्लांट्स के, ठीक है। कैम स्टैंड फॉर क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखो जो आपके पास जो सकुलेंट्स प्लांट होते हैं, जो कौन से, जेरिक, जिनको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जेरोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट्स में होते हैं और नीडल लाइक लीव्स होती हैं मैम। राइट, ठीक है, जिनको हम सकुलेंट प्लांट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, जो मतलब एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में है,
ठीक है? तो वो जो प्लांट्स होते हैं, उनमें बेसिकली अब देखो वहाँ पे कितनी लीफ में और जो स्टेम है उनकी मॉडिफिकेशन इतनी ज़्यादा हुई होती है कि वो कैसे हो जाते हैं, ऐसे नीडल लाइक हो जाते हैं या उनमें स्पाइन्स बन जाते हैं या फिर जो उनका स्टेम है वो ऐसे थैलस फॉर्म में आ जाती है, जैसे कैक्टस है और उसके ऊपर कैसे स्पाइन जैसे लग जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे ओपनचिया बना लो, ठीक है? तो बेसिकली उनमें क्या है आपके पास, वो ड्राई कंडीशन में है तो उनमें ऐसे स्पाइन और उनकी जो पूरी स्टेम है वो थैलस फॉर्म में आपके पास फॉर्म हो गई है। क्यों? क्योंकि वो किसको प्रिजर्व कर रहे हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ज़ीरोफिटिक कंडीशन में क्या होगा? ज़ेरिक कंडीशन में ये होगा क्या, वहाँ पे ड्राई कंडीशन है तो पानी कम होगा और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो प्लांट क्या करेगा? खुद को फिजिकल स्ट्रेस से प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है इन प्लांट्स में, ठीक है? इनके एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ मैं पहले तो, ठीक है? एग्जाम्पल क्या हो गया? जो पहले ये जो बेसिकली फर्स्ट टाइम जो ये डिस्कवर करा था वो करा था ब्रायोफाइलम में, ठीक है? ये जो फैमिली है इसमें, ठीक है? तो क्रसुलेशियन फैमिली, इसको क्या बोला जाता है? क्रसुलेशियन फैमिली में किया था ये, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है, क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट ये स्टडी किया था, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्रैसुलेशियन फैमिली में, क्रैसुलेशियन फैमिली। और क्रैसुलेशियन फैमिली के मेंबर्स हैं ये जो मैं एग्जांपल लिखवा रही हूँ, जैसे आपके पास ब्रायोफाइलम हो गया, सीडम हो गया, ठीक है? ये किसके मेंबर हैं? ये है क्रैसुलेशियन फैमिली में, ठीक है? सिमिलर मेटाबॉलिज्म कुछ और प्लांट्स में साथ में फर्स्ट टाइम तो इनमें इनकी जो फैमिली है उसमें डिस्कवर किया, बाद में और प्लांट्स में भी हुआ। बेसिकली ये प्रेजेंट होता है, जैसे आपके पास कैक्टस हो गया, ठीक है? जो बेसिकली ड्राई कंडीशन में है बहुत एक्सट्रीमली, ठीक है? कैक्टस हो गया, एग्जाम्पल ओपनचिया, ओपनचिया, ठीक है? ऑर्चिड, ठीक है? और जो पाइनएप्पल फैमिली है, ठीक है? तो बेसिकली उनमें क्या चलता है आपके पास? कैम साइकिल चलता है, ठीक है? अब देखो ये जो कैम साइकिल है उसमें क्या होता है, अब उसमें दो कंडीशंस होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपको इतना क्लियर है, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया लीफ, ठीक है? अब लीफ के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चलेगा? अब साइकिल चलेगा, ठीक है? अब देखो बेसिकली इन प्लांट्स में क्या होगा कि ये डे टाइम में, दो सिनेरियो है, एक होगा डे टाइम, ठीक है? और एक होगा नाइट टाइम, ठीक है? अब देखो अगर ये इतने ड्राई कंडीशन में रह रहे हैं तो क्या ये डे टाइम में अपना स्टोमेटा ओपन कर पाएंगे? अगर डे टाइम में इन्होंने अपना स्टोमेटा ओपन किया तो क्या होगा? ट्रांसपायरेशन से क्या हो जाएगा? सारा पानी वाटर लॉस हो जाएगा, राइट? तो ये स्टोमेटा कब ओपन करेंगे? तो डे टाइम में इनका स्टोमेटा क्या रहेगा? क्लोज। और नाइट टाइम में क्या करेंगे? स्टोमेटा को ओपन। ओपन करेंगे, ठीक है? क्यों करेंगे? क्योंकि अगर डे टाइम में इन्होंने स्टोमेटा को ओपन करा तो ट्रांसपायरेशन हो जाएगी, ठीक है? और बेसिकली अब डेजर्ट प्लांट्स है हमारे पास, ठीक है? तो पहले ही पानी में ट्रांसपायरेशन से जितना पानी है वो भी सारा लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करेंगे? नाइट को स्टोमेटा ओपन करते हैं और दिन में स्टोमेटा को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है? अब देखो बेसिकली इनमें भी यहाँ पे अगर मैं साइकिल बनाऊं, इसको थोड़ा सा बड़ा इधर ही बना देती हूँ, ठीक है? अगर को दिन में इन्होंने क्या किया, डे टाइम में ये स्टोमेटा ओपन नहीं रख सकते हैं, इसलिए इन्होंने क्या, जो नाइट थी, ठीक है, नाइट में इन्होंने क्या किया? ऐसे स्टोमेटा ओपन कर दिया एट नाइट, ठीक है? स्टोमेटा ओपन हुआ, ठीक है? तो स्टोमेटा ओपन हुआ तो यहाँ से क्या एंटर करेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा PEP, ठीक है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है?
कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में इन द एंजाइम हेल्प ऑफ एंजाइम पैपकेस, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अब जो पिछला साइकिल पढ़ा हमने, पेप किस में कन्वर्ट कर देता है? ओएए में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किस में चेंज हो जाता है? मैलिक एसिड, ठीक है, या फिर इसको मैलेट भी बोल देते हैं, ठीक है। नाइट में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो नाइट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली, मान लो ये मेरे पास स्टोमेटा ओपन हो गया, यहाँ से क्या एंटर कर गई? CO2 एंटर कर गई, ठीक है। अब जो CO2 एंटर कर रही है उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया? इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा हो गया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। अब जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो किसमें चेंज हो गया? उसको वो चेंज हो गया आपके पास, ये कितना कार्बन का था? 3 कार्बन, एक कार्बन आ गई और यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो गई इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पैपकेस, क्या हो गई? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब ये चेंज किस में हो गया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ठीक है, जो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो किस में चेंज हो गया? मैलिक एसिड में, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? मैलेट बोल सकते हैं सिंपल, ठीक है। अब ये जो आपके पास मैलिक एसिड है और मैलेट है, ये भी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, ठीक है। अब ये जो मैलेट है वो नाइट टाइम में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया। अब आपको पता है प्लांट सेल का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर याद है सबको? यस मैम। यस और नो, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल का क्या करता है? वैक्यूल का काम है जितना भी वेस्ट मटेरियल है, सेल सैप है या ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैक्यूल है वो किसको, अब यहाँ पे जो मैलिक एसिड फॉर्म हुआ, अब मैलिक एसिड को कौन स्टोर कर लेगा? वो स्टोर हो जाएगा वैक्यूल में। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। अब ये रात में हो गया, ठीक है। नाइट टाइम में क्या हो गया? स्टोमेटा ओपन हुए तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया? प्राइमरी एक्सेप्टर हो गया पेप, ठीक है। और वो किसमें चेंज हो गया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसमें चेंज हो गया? मैलिक एसिड या मैलेट में। और ये जो मैलेट है, मैलिक एसिड है, वो कहाँ पे स्टोर हो गया? वो हो गया वैक्यूल में स्टोर, नाइट में, ठीक है। अब जब लाइट आई, ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो मैलिक एसिड है, ठीक है, मैलिक एसिड बेसिकली, अब मैलिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा? अब मैलिक एसिड की करवा दें हम डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे क्या करवा दी इसकी? डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन हुई तो क्या निकलेगा? रिलीज क्या हो गया? CO2, ठीक है। यहाँ से क्या रिलीज हो गया? एक CO2, ठीक है। तो यहाँ पे जब CO2 रिलीज हुआ तो ये जो CO2 है, अब ये कौन सी साइकिल में चल पड़ेगा? कौन सी साइकिल चला देगा? C3 साइकिल, क्योंकि C3 साइकिल ही हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास C3 साइकिल चला देगा। अब दिन में तो इन्होंने अपने स्टोमेटा अब नहीं कर रहे हैं ओपन, रात को ही इन्होंने क्या किया? रात को स्टोमेटा ओपन करे और क्या किया? जो CO2 है उसको मैलेट या मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर कर लिया, कंपाउंड बना के उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। और उसको जब डे टाइम हुआ तो उन्होंने क्या किया? जो आपके पास मैलिक एसिड है उसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवाई तो क्या हुआ? CO2। अब इस CO2 से क्या चल पड़ेगा? C3 साइकिल चल पड़ेगा और बाकी ये प्रोसेस क्या होती रहेगी? रिपीट, ठीक है। अब यहाँ पे C3 साइकिल चल पे अभी चल पड़ा तो यहाँ पे क्या बनेगा? पेप, ठीक है। अब फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। अब डार्क टाइम में क्या है आपके पास? ये पेप क्या करेगा? जैसे ही स्टोमेटा ओपन होंगे तो पेप क्या करेगा? CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और दिन में क्या बना दिया इसने? बेसिकली अब देखो हमने क्या पढ़ा, जो मैलिक एसिड है वो चेंज हो जाता है पायरुवेट में, ठीक है। तो पायरुवेट कितने कार्बन है? पायरुवेट है 3 कार्बन, ठीक है। और जो पेप है ये किसमें चेंज हो जाएगा? फिर हमने देखो, मैंने आपको जब हम फोटोसिंथेसिस C3 साइकिल किया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी, जो प्राइमरी रिसेप्टर होता है ना बेसिकली वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, जैसे RUBP था, ठीक है। तो उसको कंज्यूम नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो उसको हम क्या करवा देंगे? उसकी रीजनरेशन करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास
3 कार्बन पेप फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सिंपल क्वेश्चन आता है कि जो एसिडिफिकेशन होती है वो किस टाइम पे होती है और डी एसिडिफिकेशन कब होती है। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन कब होगी, एसिडिफिकेशन मतलब मैलिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैलिक एसिड क्या आपके पास एसिड है। ठीक है, एसिड में क्या होता है, जो आपके पास पीएच रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन कहाँ पे हो रही है, एसिडिफिकेशन हो रही है एट नाइट, और कहाँ पे, वैक्यूल में। ठीक है, और डी एसिडिफिकेशन कब हो रही है, एट डे टाइम। तो यहाँ पे या फिर सिंपल यहाँ पे और कहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या कर रहे हैं, जब हमने क्या बोला डी कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं डे में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, और डी एसिडिफिकेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एसिड को ब्रेक कर रहे हैं। अब मैलिक एसिड को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डी एसिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे मैं आपके पास डायग्राम लेके आई थी। ठीक है, ये तो आपके पास वो है बंडल शीथ और मेसोफिल सेल्स का, तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के साथ क्या बना रहे हैं, बाइकार्बोनेट आयन बना दिया। अब ये जो बाइकार्बोनेट है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप, पेप या पेप कार्बोक्सिलेज या पेप के शॉर्ट में बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे केस में चेंज हो जाएगा ये ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या होगी, डिहाइड्रोजनेस, मतलब क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, मैलेट में। और मैलेट मैलेट में बेसिकली क्या होगी, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगी, एक CO2 को रिमूव करेगी। और यहाँ पे कौन सा साइकिल चल पड़ा, ये जो साइकिल चला है इसको क्या बोल दिया हमने, ये है आपके पास C3 साइकिल। ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा आपके पास, बेसिकली ट्राइफॉस्फेट, और आगे चल के बनाएगा आपके पास ग्लूकोज बनाएगा। और ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलेट है, वो चेंज हो जाएगा पायरुवेट में। ठीक है, और जो पायरुवेट है वो फिर से एनर्जी का यूज करके किस में चेंज हो जाएगा, पेप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके पास कि जो आपके पास ATP यूज है वो कितना हुआ होगा, तो आप बता सकते हो मुझे। C4 साइकिल में अगर मैं आपसे पूछूं कि C4 साइकिल में ATP कितना यूज हुआ होगा, और देखो C4 साइकिल में एक तो क्या चल रहा है, C3 साइकिल, तो C3 साइकिल में कितने ATP यूज हो रहे हैं, 3 3 कल हमने बात करी थी ना, तो 3 ATP यूज होते थे और 2 NADPH। ठीक है, फिर हमने 6 बार साइकिल चला तो टोटल कितने हो गए, 12, और उसमें कितने हो गए, 18। याद है? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब पायरुवेट किस में चेंज हो जाता है, पेप में चेंज होता है, तो यहाँ पे किसका यूज करता है, यहाँ पे ये रीजनरेशन में ATP का यूज करता है। ठीक है, और उसको चेंज कर देता है ये AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो AMP स्टैंड फॉर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो इसने कितने ATP यूज कर लिए, बेसिकली इसने 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं C4 साइकिल की, तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं, अगर मैं बात करूं किसकी, C4 साइकिल की, तो C4 साइकिल में आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सॉरी, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए, जब मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है किसमें, C4 प्लांट्स में, तो मुझे कितने ATP चाहिए, 5 ATP चाहिए।
ठीक है। 2 एटीपी किसके लिए चाहिए मेरे को? पीईपी की रीजनरेशन के लिए। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आपके पास C4 साइकिल में। ठीक है, तो C4 साइकिल में आपके पास CO2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, फिक्सेशन के लिए, फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए कितने एटीपी चाहिए? एटीपी नीडेड 5 एटीपी। ठीक है, तो अगर 6 की मैंने यहाँ पे फिक्सेशन करनी होगी तो मुझे कितने एटीपी चाहिए? टोटल कितने हो जाएंगे? अभी ये जो साइकिल है ना, एक बार में हम, हाँ, एक बार में हम एक ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहे हैं ना, और जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको C6H12O6। अगर मैंने जर्नल फॉर्मूला लिखना हो तो क्या होता है? CH2O, यही होता है। ठीक है, ये इसका जर्नल फॉर्मूला है, और ये मैंने ग्लूकोज लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितने कार्बन चाहिए मुझे? 6 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो एक में एक, यहाँ पे एक टाइम में एक ही कार्बन आ रहा है। ठीक है, तो मेरे कितनी बार चलाना पड़ेगा साइकिल? ठीक है, तो यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ 6CO2। तो अगर मैंने 6 बार साइकिल चलाया तो मुझे कितने एटीपी यूज करने पड़ेंगे? 30 एटीपी, मतलब 5 इंटू 6। समझ आई बात? यस क्लियर मैम। है? ठीक है, इसीलिए अगर मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना हो तो मुझे कितने एटीपी चाहिए? बताओ। थर्टी। 30, सिंपल है, यही एक ही बात है। ठीक है, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फिक्सेशन करने के लिए कितने एटीपी चाहिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए कितने एटीपी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। उसके बाद है, अगर मैं वहीं पे किसकी बात करूं, आपके पास NAD की बात करूं, सॉरी NADPH की बात करूं, तो कितने NADPH चाहिए? तो यहाँ पे 2 NADPH मॉलिक्यूल चाहिए टू फिक्स 1 CO2। ठीक है, तो बाकी सेम रहेगा आपके, क्योंकि यहाँ पे हमने NADPH का यूज कहाँ पे किया? सिर्फ C3 साइकिल में ही करेंगे हमने। ठीक है, तो C3 साइकिल में कितने चाहिए होते थे हमें? 2 NADPH यूज करते थे ना हम। C3 यस साइकिल में हम NADPH करते थे यूज, कितने? 2। ठीक है, अब वही 6 बार ये साइकिल चला तो कितने हो जाएंगे? 2 6 12। तो NADP, अब to form 1 molecule of glucose, how many ATP और how many NADPH is required? तो 30 ATP और NADPH कितने हो जाएंगे? 12 NADPH। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे वो? 12। समझ आए बात? और वहीं पे मैंने क्या, अगर मैं बात करूं आपके पास C3 की, ठीक है, तो C3 में ATP नीडेड और NADPH नीडेड कितने होंगे? वहां पे 12 ही NADPH होंगे, पर यहाँ पे C4 साइकिल होती है, वो एनर्जी का एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा करती है। उसमें आपको दो, वहां पे क्या होता है, 2 ATP एक्स्ट्रा लगते हैं, तो टोटल वहां पे 5 ATP लगते हैं, और वहां पे कितने लग रहे थे? सिर्फ 3 ATP लग रहे थे। क्लियर है बात? यस मैम। उसके बाद है, हमें थोड़ा सा आपको फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात कर देती हूँ मैं, उसके बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म ही है। तो लास्ट हमारा टॉपिक बचता है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस। ठीक है, तो बेसिकली जो फैक्टर्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं,
वो 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है इंटरनल फैक्टर, इंटरनल जो प्लांट के फैक्टर हैं, ठीक है, इंटरनल फैक्टर, ठीक है। और दूसरे क्या आ जाते हैं आपके पास, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। और देखो इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आएगा, इंटरनल फैक्टर में आएगा बेसिकली जो प्लांट के अपने फैक्टर हैं, प्लांट्स फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स में नंबर ऑफ लीफ कितने हैं, नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ, वो किसको अफेक्ट करेंगे, वो अफेक्ट करेंगे आपके पास फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। जो लीफ का नंबर होगा जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ही क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, मतलब उनके पास नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होंगे, क्लियर है। वैसे ही आपके पास जो साइज होगा, तो लीफ का साइज अगर आपके पास छोटे छोटे लीफ होंगे, बिल्कुल ही यंगर लीफ होंगे तो उनमें भी फुल फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ओल्डर लीफ होंगे उनमें भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको मैच्योर लीफ चाहिए, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या है लीफ की, ठीक है, मतलब कि अगर उसका जो सरफेस है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर पूरी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो क्या होगी वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स मैटर करेंगे, जितने ज्यादा मेसोफिल सेल्स होंगे उतनी ज्यादा ही फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। और जो आपके पास बेसिकली जो आपके पास क्लोरोफिल है, ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो किस पे डिपेंड करेगी, जो जेनेटिक मेकअप क्या है प्लांट का, ठीक है, जैसे हाइब्रिड प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है, तो किस पे भी डिपेंड करेगी, वो जेनेटिक मेकअप के ऊपर, ठीक है। और जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की, तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगी, कितनी सनलाइट मिल रही है, कितनी CO2 प्रेजेंट है, कितना वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, और कितना टेम्परेचर जरूरी है फॉर ग्रोथ के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सारी चीजें क्या होंगे, ये आएंगे आपके पास फैक्टर्स में, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पास लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। और ये जो आपके पास लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर था वो दिया था ब्लैकमैन, ठीक है, गिवन बाय ब्लैकमैन, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, इसको सिंपल ब्लैकमैन्स लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ब्लैकमैन्स लॉ ही लिख दिया, ठीक है। कब दिया था इन्होंने, इन्होंने दिया था 1905 में। अब देखो बेसिकली ये लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास मैक्सिमम फैक्टर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास प्लांट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये जो मेरे पास प्लांट है इसकी जो फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो सबसे ज्यादा डिपेंड किस किस फैक्टर पे होगा, जब जो इसका लिमिटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके पास वाटर भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सनलाइट प्रॉपर है, ठीक है, सनलाइट प्रॉपर है यहाँ पे वाटर प्रॉपर है, ठीक है। बट यहाँ पे जो CO2 की कंसेंट्रेशन है वो कम है, ठीक है, और बाकी चीजें क्या है, नॉर्मल है जितनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किस पे डिपेंड होगा, वो होगा सबसे मिनिमल फैक्टर पे ऊपर, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे जो सबसे कम फैक्टर होगा उसको बोला जाता है लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके पास एक जनरल एग्जांपल लिया कि मान लो मैं किसी प्लांट को ग्रो करवा रही हूँ और उसमें फोटोसिंथेसिस चेक कर रही हूँ, तो वहां पे सनलाइट भी प्रॉपर है, वाटर भी प्रॉपर है, बट वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या है, कम है। तो उस केस में जो आपके पास लिमिटिंग फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसको डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइंस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
तो रेट बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? सबसे कम फैक्टर पे। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको डेफिनेशन देती हूँ, आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय if a chemical process is affected by more than one factor, more than one factor, then its rate will be determined by, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal change, nearest to its minimal change। ठीक है, जिसमें क्या होगा? सबसे कम आपके पास लिंक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो सबसे कम फैक्टर है, ठीक है, जो मिनिमम क्वांटिटी में आपके पास फैक्टर होगा, वो क्या करेगा? वो सबसे ज्यादा क्या करेगा? अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, और इस डेफिनेशन को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? सिंपल। अगर मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको? प्रोसेस इज लिमिटेड बाय, जो प्रोसेस होगी वो किससे लिमिटेड होगी? लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट, द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर। ठीक है, जो सबसे स्लो फैक्टर होगा या सबसे कम फैक्टर होगा। ठीक है, तो पेस है, जो गति है वो किस पे डिपेंड करेगी? जो सबसे कम फैक्टर है, सबसे स्लो फैक्टर है, उस पे डिपेंड करेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स है, सनलाइट भी एक फैक्टर है, वाटर भी एक फैक्टर है और CO2 भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो जो सबसे मिनिमल होगा, ठीक है, अब यहाँ पे मैं सनलाइट कितनी भी बढ़ा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर कितना भी इंक्रीज कर दूं तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मैं यहाँ पे मैंने CO2 को इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे सिंपल है आपके पास। मान लो यहाँ पे मैं ऐसे बनाती हूँ इसको ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने ले ली लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, और वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब बेसिकली जो आपके पास रेट है, ठीक है, अब जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसको हम बोल देते हैं प्लेट्यू। ठीक है, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप फोटोसिंथेसिस को कितना भी इंक्रीज कर लो, अब उसकी कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सैचुरेशन आ गई, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इसको प्लेट्यू बोल दिया। देखो पहले मैंने लाइट मान लो यहाँ पे ए पॉइंट से ली और थोड़ी सी लाइट इंक्रीज करी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया। फिर मैंने लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद में जितनी फोटोसिंथेसिस का रेट था, मतलब जितनी लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस, जितनी क्लोरोफिल के पिगमेंट में आपके पास लाइट को एब्जॉर्ब करना था, उतना कर लिया। तो उसके बाद मैं लाइट को कितना भी बढ़ाती रहूं, उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। क्या आ जाएगा? वहां पे प्लेट्यू आ जाएगा। समझ आई बात? समझ आई या नहीं आई? यस मैम, यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगी जो आपके लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? स्लोएस्ट स्टेप पे
डिपेंड करेगी। दूसरा आपने याद रखना है कि जो आपके पास सनलाइट होती है, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, मान लो मेरे पास सनलाइट है, ठीक है, जिसको मैंने सिंपल लाइट लिखा, ठीक है। तो सनलाइट आपके पास रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर। सनलाइट कभी भी आपके पास लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, ये बहुत कम लिमिटिंग फैक्टर होता है। ये सिर्फ कौन से प्लांट्स में लिमिटिंग फैक्टर होगा, जो आपके पास सनलाइट होगी वो कौन से प्लांट्स में लिमिटिंग फैक्टर होगी, ये होगी आपके पास जो प्लांट्स कौन से होते हैं जो शेडी एरिया में होंगे, जिनको हम क्या बोल देंगे, सायोफाइट्स बोल देंगे, ठीक है। आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं, आपने हेलियोफाइट सुना होगा, हेलियोफाइट कौन से प्लांट होते हैं जिनको क्या होते हैं, सन लविंग होते हैं, ठीक है, जिनको हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए। और सायोफाइट कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं शेड लविंग या शेड प्लांट्स बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हेलियोफाइट्स लिख देती हूँ, कई बार टर्म्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, सन लविंग, मतलब इनको ज्यादा लाइट चाहिए, हाई लाइट इंटेंसिटी पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वायर हाई लाइट इंटेंसिटी, और इनको क्या चाहिए, लो लाइट इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जब आपके पास 10% सनलाइट होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे सैचुरेशन आ जाती है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वहां पे कंप्लीट हो जाता है कि उसके ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, मतलब उतनी लाइट को कैप्चर ही कर पाते हैं, उससे ज्यादा लाइट कैप्चरिंग नहीं होगी, ठीक है। जो CO2 फिक्सेशन के लिए जो इंसिडेंट लाइट चाहिए होती है, ठीक है, वो पूरी सनलाइट की 10% ही आपके पास सफिशिएंट होती है, उसमें ही सैचुरेशन आ जाती है, क्लियर है, ठीक है। एक तो मैंने आपको CO2 का बता दिया, तो CO2 को आपने याद रखना है, जो आपके पास C3 है, ठीक है, उन प्लांट्स को ज्यादा CO2 चाहिए होती है और C4 को कम CO2 चाहिए होती है, इसकी मैंने आपको वैल्यू बता दी है, ठीक है। अब एनवायरमेंट में कितनी CO2 होती है, तो वो कितनी होती है, 0.03%, ठीक है। और बेसिकली आपके पास अगर फोटोसिंथेसिस के रेट को आपने हाई करना हो या इम्प्रूव करना हो, एनहांस करना हो, तो दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जो मेजर फैक्टर रहेगा, मेजर लिमिटिंग फैक्टर, वो रहता है आपके पास CO2, ठीक है, क्योंकि आपके पास एनवायरमेंट में बहुत कम CO2 प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसलिए क्या है, ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। और अगर आपने CO2 की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करना हो, ठीक है, कितना, मान लो मैंने 0.04 टू 0.05% इसको अगर मैं कर दूंगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, समझ आई बात, ठीक है। तो बेसिकली आपने सुना होगा जो आपके पास ग्रीन हाउस जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जिनको C3 क्रॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ज्यादा CO2 चाहिए, ठीक है। तो आपने ग्रीन हाउस देखा होगा, तो बेसिकली क्या करते हैं, वो CO2 को एस्केप नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो वहां पे जैसे आपके पास टोमेटो हो गया, बेल पेपर हो गया, ठीक है, ये आपके पास कैसे रहेंगी, ये ग्रीन हाउस गैसेस रहेंगी, क्रॉप्स रहेंगी, ठीक है। तो एक फैक्टर आपके पास ये है, सेकंड फैक्टर, और ये आपके पास मेजर फैक्टर है, और ये आपके पास रियरली लिमिटिंग फैक्टर बनता है, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर, ठीक है, थर्ड फैक्टर। तो जो आपके पास टेम्परेचर है, तो आपके पास जो टेम्परेचर है उसका अफेक्ट किस पे नहीं होता है, एक चीज याद रखनी है आपके पास, नो अफेक्ट ऑन लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है, ओनली डार्क रिएक्शन को, क्योंकि ज्यादा लाइट होगी, ज्यादा, वैसे ही ज्यादा आपके पास टेम्परेचर होगा, ठीक है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर में जो लाइट रिएक्शन है उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाई टेम्परेचर में जो डार्क रिएक्शन है उनमें यूज होता है किसका, एंजाइम्स का, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा, रिबिस्को क्या है आपके पास, एंजाइम है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में एंजाइम का यूज होता है, और अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, इसीलिए जो आपके पास टेम्परेचर है उसका मेनली असर को किस पे पड़ता है, डार्क रिएक्शन पे पड़ता है, इसका लाइट रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो C4 प्लांट है, इसमें आपने याद रखना है
जो C4 प्लांट है वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, और C3 प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अगर मैं आपको इनकी लिमिट बता दूं, ठीक है, तो एवरेज इनको चाहिए होता है, ये 35 to 45 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकते हैं, और ये आपके पास लोअर टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे ही सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट है आपके पास फोर्थ फैक्टर, वो है वाटर, ठीक है। तो जो आपके पास 1% वाटर ही यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, और 99% जो वाटर है जो आपके पास एब्जॉर्ब होता है, उसमें जो 99% है, 1% फोटोसिंथेसिस में होता है, 99% वाटर की क्या हो जाती है, ट्रांसपायरेशन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। और जब वाटर स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो वाटर स्ट्रेस में क्या होता है आपके पास, वाटर स्ट्रेस का जो मेनली अफेक्ट पड़ता है वो प्लांट पे पड़ता है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास फोटोसिंथेसिस में है उसमें 1% ही वाटर चाहिए, ठीक है, तो वाटर स्ट्रेस मेनली अफेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है। और क्या होगा, अगर वाटर स्ट्रेस होगा तो उसमें क्या हो जाती है, विल्टिंग ऑफ लीफ, ठीक है, जो पत्ते हैं वो ऐसे सूख जाते हैं और मुड़ जाते हैं। बेसिकली आपको इसमें याद रखना है, एक तो टेम्परेचर, ठीक है, कौन सा अफेक्ट करेगा, कहाँ पे अफेक्ट करेगा, मेजर फैक्टर कौन सा होता है, ठीक है, और रियरली कौन सा फैक्टर बन सकता है, और CO2 की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें आपके पास मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, इस रेंज में, ठीक है, और CO2 की मैंने आपको वैल्यू लिखवा दी थी, कि इसकी होती है 450, ठीक है, और इसमें चाहिए होती है आपके पास अराउंड 360 मिलीलीटर पर लीटर, ठीक है, यहाँ पे भी माइक्रो लीटर पर लीटर, सेम वैल्यू पर, ठीक है, यूनिट्स लिख लेना यहाँ पे। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है, कल हम नेक्स्ट बात करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम।